Let's continue our topic that the growth in demand for goods like textiles led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up. With more and more people taking them up. वस्त्रों मतलब क्लोथ्स, टेक्सटाइल जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने से, मतलब टेक्सटाइल जैसी गुड्स, जो डिमांड ऑफ जो गुड्स से लाइक टेक्सटाइल, उससे क्या हुआ, उसका ग्रेट एक्सपेंशन हो गया। और फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा मतलब आदि का उन्होंने फिर क्या किया, सबने फिर स्टार्ट कर दिया इस बिजनेस को। और सब लोगों ने फिर जैसे ही देखा कि जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो बहुत फैल रहा है, तो सब लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। एंड इस बिजनेस को सब लोगों ने फिर क्या किया, स्टार्ट कर दिया। और कौन से बिजनेस को, जैसे ही लोगों ने देखा टेक्सटाइल का बिजनेस बहुत ग्रेट एक्सपेंशन हो रहा है टेक्सटाइल के बिजनेस में, तो सब लोगों ने क्राफ्ट, स्पाइनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया ज़्यादातर लोगों ने। एंड इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। और जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, इंडियन टेक्सटाइल्स डिज़ाइंस बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। जो इंडियन के जो कपड़े थे, उसके जो कलर थे, उनके जो डिज़ाइन थे, वो ज़्यादा ही मतलब वो इंक्रीज हो रहे थे। एंड however, this period also saw the decline of the independence of craft person. However, this period also saw the decline of the independence of craft person. और इसी पीरियड में जो क्राफ्ट पर्सन्स की इंडिपेंडेंस क्या हुई थी, वो डाउन, डिक्लाइन होने लग गई थी। इसी टाइम पे जो क्राफ्ट पर्सन्स की जो इंडिपेंडेंस थी वो डिक्लाइन होने लग गई थी। एंड दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। अब दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। और उन्होंने फिर क्या किया, अब वो सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच meant that they had to weave clothes which was already promised to European agents, देखिए इस पीरियड में क्या हुआ था, इन्होंने देखा कि इनकी डिक्लाइन, जो क्राफ्ट पर्सन्स का था इंडिपेंडेंस, वो डिक्लाइन हो गया। और दे नाउ begin to work on a system of advances, which meant that they had to weave clothes which was already promised to European agents. अब क्या हो गया था, ये जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, अब वो अपने सिस्टम को उन्होंने एडवांस कर लिया था। और एडवांस मीन्स क्या था कि वो अपने सिस्टम वीव क्लोथ करने लग गए थे। वॉट मतलब मीन दैट दे हैड टू वीव क्लोथ, वो एडवांस लेने लग गए थे। अब वो पहले से ही एजेंट से, जो यूरोपियन एजेंट्स थे, उनसे वो एडवांस ले लेते थे। और जब वो एडवांस ले लेते थे तो उसका मीनिंग क्या है, दे हैड टू वीव क्लोथ, उन्हें वीव करना पड़ता था क्लोथ। और क्योंकि उन्होंने पहले ही यूरोपियन एजेंट्स को प्रॉमिस कर लिया है और यूरोपियन एजेंट से उन्होंने क्या ले लिया है, एडवांस ले लिया। एंड वीवर्स no longer had the liberty of selling their own clothes. जो वीवर्स थे no longer had
हैड द लिबर्टी, वीवर्स को कोई लिबर्टी नहीं थी कि वो जो क्लोथ्स को बना रहे हैं वो अपने क्लोथ्स को सेल कर पाए और वीविंग देयर ओन पैटर्न, उनको इसी तरह भी लिबर्टी नहीं थी कि वो अपने क्लोथ्स को सेल कर पाए या उनको मतलब कोई इंडिपेंडेंस नहीं दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग उसके पैटर्न को वो बना पाए, अपने अकॉर्डिंग उस पैटर्न को भी बना पाए। एंड that weavers and they had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. They had to reproduce the designs. They had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. जो उन्हें वही डिज़ाइंस बनाने पड़ते थे जो कंपनी एजेंट उन्हें देते थे, जो कंपनी एजेंट डिमांड करते थे उन्हें वही पैटर्न और वही डिज़ाइंस बनाने पड़ते थे। And the 18th century saw the rise of Bombay. 18th century ने देखा कि saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. 18th century में बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास काफ़ी में डेवलप हुए। इन नगरों का, इन सिटीज़ का उदय हुआ था और ये आज आप कह सकते हो नोडल सिटीज़ हैं। ये आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये आज नोडल सिटीज़ हैं इंडिया के। इंडिया के ये नोडल सिटीज़ हैं। And crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. Craft and commerce, जो क्राफ्ट एंड कॉमर्स में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए थे। क्राफ्ट एंड कॉमर्स में अंडरवेंट मेजर चेंजेस अकर हुए थे। मेजर चेंजेस एट मर्चेंट एंड आर्टिशंस, मेजर चेंजेस लाइक मर्चेंट एंड आर्टिशंस such as weaver were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. आप कह सकते हैं कि जो क्राफ्ट और जो कॉमर्स थे, जो क्राफ्ट एंड जो कॉमर्स थे उसमें बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए थे। जब मेजर चेंजेस सच एज बुनकर, सच एज वीवर्स, आर्टिशंस, मर्चेंट्स, यूरोपियन कंपनी ने जो नई सिटी स्थापित, जो यूरोपियन कंपनी ने जो न्यू सिटी ब्लैक टाउन जो उसने सिटी स्टैब्लिश की थी, ये सारे जो हमारे क्राफ्ट और कॉमर्स में जो हमारे मर्चेंट, आर्टिशन, वीवर वहाँ पर उस न्यू सिटीज़ में चले गए थे। उस न्यू सिटीज़ में वो सेटल होने चले गए थे। एंड न्यू सिटीज़ में वो सेटल होने चले गए। दैट इज एंड द ब्लैक्स और द नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स वर confined here, while the white ruler occupied the superior residence of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. जो the blacks थे, the blacks or the native traders, the blacks or the native traders, ब्लैक यानी नेटिव ट्रेडर्स या क्राफ्ट पर्सन आप कह सकते हो।
नेटिव मतलब वहीं के, देसी, देसी जो नेटिव होते हैं वो वहीं के सेटल, देसी, देसी ट्रेडर और जो क्राफ्ट पर्सन्स को इन ब्लैक टाउन, क्राफ्ट पर्सन्स को हम क्या कर रहे थे, कन्फाइन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था। जो नेटिव ट्रेडर्स थे उनको क्या किया गया था, ब्लैक टाउन तक ही, वहाँ तक ही उन्हें कन्फाइन कर दिया गया था। और जबकि जो कि वाइट रूलर्स थे, जो ब्लैक और जो नेटिव ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन थे उन्हें कन्फाइन कर दिया गया था। बट जो वाइट रूलर्स थे ऑक्युपाइड द सुपीरियर रेसिडेंसी of Fort St. George in Madras और Fort St. William in कोलकाता। और जो वाइट रूलर थे उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। उन्होंने क्या किया, रेसिडेंट मतलब उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था सुपीरियर रेसिडेंस, उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया सुपीरियर रेसिडेंस, दैट इज सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कोलकाता। एंड दैट 18 the story of craft and commerce in the 18th century will be taken up next year। और the story of craft person and the commerce person की स्टोरी 18th century की आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आप उसे किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में। अब बॉम्बे स्ट्रीट, ये बॉम्बे स्ट्रीट है, बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th century में ये बॉम्बे स्ट्रीट था। अर्ली 19th century में ये क्या था, बॉम्बे स्ट्रीट था। एंड that Vasco da Gama and Christopher Columbus, Vasco da Gama and Christopher Columbus। इसके बाद में देखते हैं कि वास्को डा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। In the 15th century, European sailors undertook unprecedented explorations of sea routes। In the 15th century में क्या था, 15th century यूरोपियन जो सेलर्स थे undertook unprecedented exploration of sea route, एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट। 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन सेलर्स थे वो यूरोपियन सेलर उन सी रूट खोजने के लिए, सी रूट को वो ढूंढने के लिए बहुत ही मतलब अंडरटुक, ये जो 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन सेलर्स अंडरटुक अनप्रीसेंटेड एक्सप्लोरेशंस ऑफ सी रूट, मतलब सी रूट को ढूंढने में वो लोग लगे हुए थे। जो समुद्र का रास्ता है उसे ढूंढने में वो सब लगे हुए थे। दे वर ड्राइवन बाय द डिजायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस क्या हुआ कि उनमें से कई जो सेलर थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने का रास्ता खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। आप कह सकते हैं दे वर ड्राइवन बाय द डिजायर। दे वर मतलब बोलो ड्राइवन बाय द डिजायर, वो डिजायर थे कि मतलब कब वो किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहुँचे और वहाँ के स्पाइसेस को ऑब्टेन करें, वहाँ के स्पाइसेस को वो ऑब्टेन करें या ले लें।
वो इसके लिए मतलब बहुत ही रास्ता ढूंढने में, इसीलिए वो मतलब चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी से हमें रास्ता मिले तो हम ये वर्क करें। वास्को ड गामा, a Portuguese sailor, sailed down the African coast. वास्को ड गामा एक पुर्तगीज सेलर है। वास्को ड गामा एक पुर्तगीज सेलर है। सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, और उन्होंने क्या किया है, एक पुर्तगीज सेलर थे वास्को ड गामा, उन्होंने क्या किया, सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर to the Indian Ocean and crossed over to Indian Ocean. जो पुर्तगीज सेलर थे वास्को ड गामा, उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन कोस्ट के साथ साथ उन्होंने ट्रैवल करते हुए अफ्रीकन कोस्ट के साथ साथ उन्होंने ट्रैवल करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर इंडियन ओशन को पार करके वो कहाँ पे पहुँचे थे, वो इंडियन ओशन को पार करके वो इंडिया में पहुँचे थे। इंडियन ओशन को वो पार करके कहाँ पे पहुँचे, इंडिया में पहुँच गए थे। एंड इंडिया में पहुँच गए थे। दैट इज कि वो कहाँ से, देखिए, जो वास्को ड गामा थे अब पुर्तगीज सेलर थे, एक पुर्तगीज सेलर थे, तो उन्होंने क्या किया, सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वो सेल डाउन द मतलब अफ्रीकन कोस्ट के साथ साथ वो चल रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, और केप ऑफ गुड होप से निकलकर उन्होंने क्या किया, क्रॉस्ड ओवर टू द इंडियन ओशन, वहाँ से वो निकलकर इंडियन ओशन को पार करके वो कहाँ पे पहुँचे, इंडियन ओशन को वो पार करके इंडिया में पहुँचे थे। इंडियन ओशन को पार करके वो इंडिया में पहुँच गए। एंड हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर, जो उनकी फर्स्ट जर्नी थी वो टुक मोर देन अ ईयर लगा। उनकी फर्स्ट जर्नी में उन्हें कितना टाइम लगा, उन्हें अपनी फर्स्ट जर्नी को पूरा करने में मतलब 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लगा। 1 ईयर से क्या लगा, ज़्यादा टाइम लगा। ही रीच्ड कैलिकट, वो कैलिकट पहुंच गए थे इन 1498 में, वो कैलिकट में पहुंचे थे 1498 में, कैलिकट पहुंच गए। एंड रिटर्न टू लिस्बन, और रिटर्न क्या हुए, लिस्बन में वो रिटर्न हुए। और रिटर्न पहला क्या था, 1498 में वो कैलिकट पहुंचे थे, और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गए थे, और जो नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, वो लिस्बन लौट गए थे। और लिस्बन किसकी कैपिटल थी, द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल द फॉलोइंग ईयर, मतलब इस फॉलोइंग ईयर में उन्होंने क्या किया, वो लिस्बन लौट गए थे, और लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल थी उस फॉलोइंग ईयर में। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स, उनके पास उनकी 2 ही लॉस्ट, उनके इस सेलर में उनको क्या हुआ कि उनकी 4 शिप में से 2 शिप लॉस्ट हो गई, 2 शिप लॉस्ट हो गई या 2 शिप नष्ट हो गई, खराब हो गई, 2 शिप लॉस्ट हो गई या 2 शिप नष्ट हो गई। एंड 170 men at the start of the journey, only 54 survived. उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी,
वो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि वो फोर शिप के साथ उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और 4 शिप के साथ जब उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था कि 170 उस 4 शिप में 170 लोग थे। उस 4 शिप में कितने लोग थे? 170 पर्सन्स थे। लेकिन लौटते वक्त जब वो लोग लेबनान पुर्तगाल की कैपिटल में जब वो लौटे तो उनके पास कितने लोग बचे थे? उनके पास सिर्फ 54 लोग बचे थे। लेकिन उनके पास 4 शिप थी, 4 शिप थी, उनमें से भी उनके पास सिर्फ 2 शिप ही बची। उनके पास कितनी शिप बची? उनके पास सिर्फ 2 शिप ही बची और 54 लोग ही वहाँ पे ज़िंदा बच पाए थे। 54 लोग ही वहाँ पर ज़िंदा बच पाए थे। एंड in spite of the obvious hazard, the routes that were opened up proved to be extremely profitable, and he was followed by English, Dutch and French sailors. English, Dutch and French sailors. उन्होंने क्या किया कि एक खतरों के बावजूद जो रास्ते खोले या खोजे गए, देखो इन फाइट मतलब इस हज़ार्ड के बावजूद, हज़ार्ड मतलब इन खतरों के बावजूद जो रूट्स उन्हें मिले थे, दैट वर ओपन अप, जो रूट्स उन्हें मिले थे, प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, जो उन्हें रूट्स मिले थे, ठीक है। इन खतरों के बावजूद जो उन्हें रास्ता मिल गया था, जो रास्तों को खोजा गया था, वे उनके लिए क्या थे? एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल थे। वो उनके लिए क्या थे? एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल थे। एंड ही वॉज फॉलोड बाय इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, उसके बाद क्या हुआ? इंग्लिश, डच और जो फ्रेंच सेलर थे, उन जो फ्रेंच सेलर थे फॉलो, और ही वॉज फॉलोड बाय, उनको फॉलो किसने किया था? इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया था? उनको फॉलो करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एंड द सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट, मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट। द सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट। मीन्स क्या है? भारत में पहुंचने के लिए, भारत तक पहुंचने के लिए जो भी आपने समुद्र का रास्ता ढूंढा था, एक समुद्र का रास्ता जो आपने ढूंढा था वो एक अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हम कह नहीं सकते थे कि हमें कभी भी वो समुद्र का रास्ता मिलेगा, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी हमारे लिए, ठीक है। हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था। On the assumption that the earth was round, अगर हम assumption करें, on the assumption करें that the earth was round, देखा जाए तो earth round है, ठीक है, earth round। and क्रिस्टोफर कोलंबस एंड इटालियन, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो एन इटालियन है, decided to sail westwards across the Atlantic Ocean to find a route to India। एक तो वास्को डी गामा ने रूट ढूंढा था अफ्रीकन कोस्ट से। अब जो हमारे क्रिस्टोफर थे, ठीक है, जो ऑन दी एजम्पशन लिया गया कि जो हमारा अर्थ है वो राउंड है, ठीक है। उन्होंने क्रिस्टोफर ने एक एजम्पशन किया कि जो हमारा अर्थ है
क्रिस्टोफर ने एजम्पशन किया कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, राउंड। एंड उसके बाद उन्होंने कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन थे, डिसाइडेड टू सेल वेस्ट वर्ल्ड, और उन्होंने डिसाइड किया कि टू सेल मतलब वो कहाँ से जाएंगे, वेस्ट वर्ल्ड से जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेस्ट वर्ल्ड से जाएंगे, और वेस्ट वर्ल्ड से उन्होंने किसको क्रॉस किया, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। वो क्या किया, उन्होंने मतलब इंडिया जाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि वो अटलांटिक ओशियन को पार करके, अटलांटिक ओशियन को पार करके वेस्ट की ओर यात्रा करने का मतलब वेस्ट की ओर जाने के बारे में उन्होंने सोचा, और उन्होंने कहा कि इससे मुझे इंडिया का रूट भी मिल जाएगा। एंड ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज। वो कहाँ पे लैंड कर गए, उन्होंने जो अटलांटिक, उन्होंने कहा कि इंडिया मतलब अर्थ तो गोल है, तो वो इंडिया पहुंचने का रास्ता उन्होंने कहा कि मैं अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके वेस्ट वर्ल्ड में जाऊंगा। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके कहाँ जाऊंगा, वेस्ट वर्ल्ड में जाऊंगा। तो क्या होगा, ही लैंडेड इन द, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, वो वेस्ट इंडीज में पहुंच गए। वो कहाँ पे उन्होंने लैंड किया, उन्होंने लैंड किया वेस्ट इंडीज में, उन्होंने लैंड किया। एंड वेस्ट इंडीज में उन्होंने लैंड किया, दैट और विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन। ठीक है, वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज का नाम था, वेस्ट इंडीज का नाम इसी कन्फ्यूजन के कारण हुआ था। वेस्ट इंडीज का नाम इसी कन्फ्यूजन से पड़ा कि इंडिया गोल है, तो मैं वेस्ट साइड से जाऊंगा अटलांटिक ओशन को पार करके, तो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। ये भी एक रूट है इंडिया का, लेकिन इसी कन्फ्यूजन से क्या हुआ था, इसी कन्फ्यूजन से इंडिया का मतलब वेस्ट इंडीज का नाम पड़ा था। और इन 1492 में, इन 1492 में क्या हुआ कि वो उस वेस्ट इंडीज के 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गए थे। ठीक है, वेस्ट इंडीज के तट पर पोर्ट पर पहुंच गए। ही वॉज फॉलोड बाय द सेलर्स एंड कॉन्क्यूअर्स फ्रॉम द स्पेन। और उनको कौन फॉलो कर रहा था, उनको सेलर्स फॉलो कर रहे थे, मतलब उनको, उनके पीछे कौन लगा था, उनके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के लोग लगे थे, और स्पेन और पुर्तगाल के सेलर लगे हुए थे, और विजेता भी वहाँ आते रहे। और उन्होंने उनको फॉलो कौन कर रहा था, बाय सेलर एंड कॉन्क्यूअर्स फ्रॉम स्पेन एंड पुर्तगाल। ठीक है, उनके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के सेलर लग रहे थे, और वहाँ पे कॉन्क्यूअर, वहाँ पे हथियारा मतलब कॉन्क्यूअर्स मतलब उस राज्य पे कब्जा करने के लिए भी लोग वहाँ पर आते थे। ठीक है, और उन्होंने जब वो लोग आते थे तो उन लोगों ने क्या किया था, हु ऑक्युपाइड लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल, who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. Who occupied मतलब इनको जीतने के लिए, कॉन्क्यूअर्स मतलब इन पे कब्जा करने के लिए भी लोग आते थे, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल, मतलब इन्होंने ऑक्युपाई किया लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका को, लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल और साउथ अमेरिका को इन्होंने ऑक्युपाई किया, उनके बहुत बड़े पार्ट को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया, और उन्होंने क्या किया था, इन पे तो ऑक्युपाई कर लिया, और अक्सर वो लोग क्या करते थे, जो वो पहले से जो सेटलमेंट थी वहाँ पर उसको हमेशा से वो क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। जो पहले से सेटलमेंट थी वहाँ पर वो उसको हमेशा डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। ठीक है,
एंड डिस्ट्रॉय करते थे। और ये जो फिगर है, फिगर दैट इज, ये फिगर वास्को डी गामा की फिगर है। ये फिगर किसकी है? वास्को डी गामा की फिगर है। एंड that is, it is a complete chapter. The chapter is complete.